हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जो आपका पेपर 1 होता है वो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम और यू आर फ्रॉम द कॉमर्स और आर्ट्स, आप सभी को देना यहाँ पर कंपलसरी रहता है. पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनका जो वेटेज रहता है वो आपका 100 मार्क्स का रहता है. ठीक है, तो हम पेपर 1 के ही PYQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो. साथ ही हम जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. First question here says that NSFQ organizes qualification according to series of levels of. तो सबसे पहले जानेंगे NSFQ है क्या. ये जो NSFQ है ये आपकी नेशनल स्किल फ्रेमवर्क फॉर क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा. क्लियर है? तो ये आपका NSFQ की फुल फॉर्म थी. तो ये जो आपका राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा है, ये क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइज करता है किस स्तर मतलब किस स्तर पर योग्यताओं को जो है ये व्यवस्थित करता है, किस श्रेणी पर. तो सबसे पहला जो है वो है आपका नॉलेज. दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी आती हैं स्किल्स, और तीसरा आपका आता है एप्टीट्यूड. ठीक है, तो ये NSFQ इस श्रेणी के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित करता है. जैसे अगर मैं नॉलेज की बात करूं, हिंदी में इसको ज्ञान कहेंगे. स्किल आपका कौशल है, जैसा कि आप सभी जानते हो, और एप्टीट्यूड आपका अभिवृत्ति होता है. अब देखिए, एक बारी मैं इन सारी टर्म्स को इलस्ट्रेट कर देती हूँ. नॉलेज, देखिए सब जब भी आप कोई भी विद्यार्थी हुआ तो सबसे पहले वो नॉलेज गेन करता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज गेन के आप किसी भी चीज़ में सक्षम नहीं हो जाते, या हम ये नहीं कह सकते कि आप में किसी भी चीज़ का जो कौशल है वो विकसित हो जाएगा बिना नॉलेज को गेन किए. स्टार्टिंग में आपको नॉलेज ही गेन करना होता है. आफ्टर दैट जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप में कौशल, ये स्किल डेवलप हो जाती है. ठीक है, पढ़ाना सभी को आता है, लेकिन जो कोई ऐसा होता है जो आपको सिर्फ एक लाइन में पूरा कंसेप्ट समझा जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्किल, यानी पढ़ाने का कौशल. तो सभी सकते हैं. अगर आपने मास्टर्स किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप सभी पढ़ा सकते हो, लेकिन पढ़ाने का जो कौशल है वो मैटर करता है. तो नॉलेज सभी को होती है, लेकिन बस कुछ ही लोग पढ़ा पाते हैं. अब देखिए, अगर किसी ने अपना 12th है, ठीक है, बायो से किया है, तो उसको मेडिकल फील्ड की लिटिल बिट नॉलेज होती है, लेकिन अब आप ये कह दो कि उससे आप एक ऑपरेशन करा लो, तो क्या वो ऑपरेशन कर सकता है? नहीं. आपके डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड्स में होते हैं. ठीक है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट होता है, कोई आपका फिजिशियन होता है, कोई सर्जन होता है. तो अब आप ये बताइए, जो फिजिशियन होगा उससे आप ऑपरेशन करा सकते हैं? नहीं ना. तो इसी तरह से नॉलेज तो सबको होती है, बट स्किल्स किसी किसी में पाई जाती है. तो सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी को अपने अंदर नॉलेज को एक्वायर करना होता है, उसके बाद वो स्किल्स
मतलब कौशल को विकसित करता है, और जब उसमें एक कौशल विकसित हो जाता है तो अब उसका एप्टीट्यूड देखा जाता है, उसकी अभिवृत्ति देखी जाती है कि वो उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक टेलर है, उसने पहले बेसिक नॉलेज ली सिलने की कि किस तरह से कपड़े को काटा जाता है, 4 फोल्ड्स करते हैं, ओपन साइडेड से मार्क लगाते हैं, कट करते हैं, दैट्स ठीक है। उसके बाद अब जब उसने ये नॉलेज ले ली, अब उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। जब उसने प्रैक्टिस किया, एक कपड़े में फिनिशिंग नहीं आई, दूसरे में भी नहीं आई, तीसरे में भी नहीं आई, चौथे में भी नहीं आई, लेकिन 5वें कपड़े में उसका फिनिशिंग आ गया। तो इस तरह से जब उसने थाउजेंड्स लैक्स कह सकते हो, बहुत सारे जब कपड़े सिल दिए तो अब उसमें एक कौशल विकसित हो गया। अब जब उसमें कौशल विकसित हो गया तो अब क्या है, अब कस्टमर्स आएंगे तो कस्टमर्स उससे बोलेंगे कि वो आलिया भट्ट ने जिस तरह से लहंगा पहना था उस तरह का डिज़ाइन करके मेरे को आपको सिल के देना है, उसने जैसी ड्रेस बनी थी वो ड्रेस आपको मेरे को बनानी है, फ़ोटो दिखा देते हैं और अब वो टेलर वो फ़ोटो देखकर एज इट इज़ ड्रेस बना देता है। डैट इज़ कॉल्ड द एप्टीट्यूड। तो वही है जब आप यही श्रेणी में जो है NSFQ क्वालिफिकेशन को ऑर्गेनाइज करता है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, दिस इज स्टेटेड इन। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है, यह किस में कहा गया है? तो देखिए, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है, या तो ये कथन जो है आपके शिक्षा आयोग का है। कहाँ का है? शिक्षा आयोग का है। ठीक है, तो ये कथन आपका शिक्षा आयोग का है और 1946 से 66 पे ये आपका वर्णित है। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं बताना, सिर्फ इतना ही बताना है कि शिक्षा आयोग 1946 टू 66 में वर्णित है कि भारत में भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में किया जा रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर मॉडेम्स? मॉडेम क्या होता है? आप सभी अवेयर होंगे इससे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मॉडेम है, अगर हम उसके फुल फॉर्म की बात करें या अगर हम उसके पूरे रूप की अगर हम फुल की बात करें तो जो ये मॉडेम है ये बेसिकली क्या है? मॉड्यूलेटर है और डिमॉड्यूलेटर है। क्या है? मॉडेम क्या है आपका? मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम आपका मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर दोनों है। ये एक क्या है? ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जिसका जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ जो है वो इंटरनेट एक्सेस के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मॉडेम के थ्रू क्या होता है? जब अब यहाँ पर मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर की अगर मैं बात करूँ तो मॉडेम के थ्रू जब आप डिजिटल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को जब आप एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हो, चेंज करते हो, तो ये जो प्रोसेस आपकी कहलाती है, ये प्रोसेस आपकी मॉड्यूलेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉड्यूलेटर कहलाती है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेटर कहलाती है। वहीं इसका ऑपोजिट होता है जब आपके मॉडेम के थ्रू एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये प्रोसेस जो है आपकी डीमॉड्यूलेटर कहलाती है। क्लियर है? तो डिजिटल से जब एनालॉग होगा तो मॉड्यूलेटर, और जब एनालॉग से डिजिटल होगा तो डीमॉड्यूलेटर। क्लियर है? तो ये मॉडेम्स हैं आपके। आई होप आपको आंसर क्लियर होगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिस डिफ्रैगमेंटर? डिस
डिफ्रैगमेंटर क्या होता है? तो ये जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है ये रीअरेंज करता है डेटा के ब्लॉक्स को फाइल स्टोर करने के लिए कॉन्टिगस सेक्टर्स में। ठीक है, कॉन्टिगस सेक्टर्स आपका कहलाता है निकटस्थ सेक्टर, यानी कि ठीक है। तो जैसे मैं आपको इसमें बताऊं क्या करते हैं, ये जो भी आपकी फाइल होती है तो आपकी हर फाइल के सभी टुकड़े जो भी फाइल में पाए जाते हैं उनको ये क्या करता है, एक ही स्थान पर, जो एक ही प्लेस पर स्टोर कर लेता है और ये भी कंफर्म करता है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब एक ही स्थान पर रहें। ठीक है, ये आपके जो भी डेटा होता है, डेटा के जो भी ग्रुप्स होते हैं यानी कि जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं, उनको रीअरेंज करके उनके कॉन्टिगस सेक्टर्स में स्टोर कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप अगर आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल रहेगा कि रीअरेंज ब्लॉक्स ऑफ डेटा टू स्टोर फाइल्स इन कॉन्टिगस सेक्टर्स। क्लियर है? ये है आपका आंसर। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये होता है कि ये हर फाइल के जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स को एक ही प्लेस पर स्टोर कर लेता है और कंफर्म करता है कि जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर वर्क करें सब एक ही प्लेस पर रहें। यहाँ पर जितने भी डेटा के ब्लॉक्स होते हैं, जितने भी डेटा के ग्रुप्स होते हैं, उनको ये दोबारा से अरेंज करता है, ठीक है, एक कॉन्टिगस सेक्टर में और फिर उसको स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट, Who is the executive head of the National Disaster Management Authority NDMA? यानी कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है NDMA, इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? नेशनल डिजास्टर यानी कि जो भी डिजास्टर्स वगैरह जो आते हैं उनका जो मैनेजमेंट करा जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, उनके एग्जीक्यूटिव हेड का नाम बताना है कौन होता है। तो उनका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, आप अपने माइंड से सोचिए कि आपके देश में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो आपकी डिज़ास्टर हो या फिर कोई भी अदर घटना हो, तो उसको कौन जो है वो हैंडल करता है, उसका प्रबंधन कौन करता है, उसका मैनेजमेंट कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल इजी सा है क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि जब भी हमारे देश में कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, एट दैट टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, उन्हीं को एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशनल डिजास्टर का, जैसे कि आप अभी सभी देख रहे होंगे उत्तराखंड में जो जोशी मठ है वहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं डिज़ास्टर ही हुआ है, सभी के घरों सभी को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो अब वहाँ पर किस तरह से मैनेजमेंट करना है, कैसे कैसे लोगों को बाहर किया गया था, तो इस सब का जो मैनेजमेंट हुआ था वो किसके अंडर में हुआ था? तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर के अंडर में हुआ था। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपके इंडिया के या फिर आपकी कंट्री के, वही एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द research is to be conducted on very young children or inarticulate person, which method will be appropriate in this situation? यदि बहुत छोटे बच्चे हों या फिर असंगठित व्यक्ति हों तो इनके विषय में अगर आपको रिसर्च करनी है, शोध करना है, तो इस स्थिति में आप कौन सी प्रणाली को उपयुक्त मानेंगे? तो मैं बात करूँ इस स्थिति में जो सबसे उपयुक्त प्रणाली होती है आपकी, वो होती है ऑब्जर्वेशन। क्या होती है? ऑब्जर्वेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रेक्षण। ठीक है, तो यह प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है अगर आपको किसी भी छोटे बच्चे या फिर असंगठित व्यक्तियों के विषय में शोध करना हो, क्योंकि अगर आपको छोटे बच्चे के बारे में कुछ भी बताना है तो उसके लिए आपको उस एज के सेवरल चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि वो किस एक्टिविटी, अगर आप उनको चॉकलेट देते हो तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, आप उनको थप्पड़ मारते हो तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप उनको पहले ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद एक आप रिजल्ट निकालते हैं कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, मोस्टली सब निकाला जाता है कि रिजल्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि छोटे बच्चों का अगर चॉकलेट्स हो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यही है
इन पे अगर आपको रिसर्च करनी है तो सबसे अच्छी प्रणाली यही बनेगी, पहले आप उनको ऑब्जर्व कर लीजिए। जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो आप इजीली जो है वो उनके बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर phases ऑफ पर्सनल ग्रोथ इन द नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस। अब यहाँ पर पूछा है कि अनिर्देशात्मक साक्षात्कार प्रणाली में वैयक्तिक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना है। तो देखिए, जो अनिर्देशात्मक साक्षात्कार प्रणाली होती है या फिर आपका हम कह सकते हैं कि नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस होता है पर्सनल ग्रोथ का, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर फीलिंग्स रिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो रिलीज़ ऑफ फीलिंग्स आता है, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी फीलिंग्स को रिलीज़ करोगे। क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह से ले लीजिए कि जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू की बात हो रही है, अब आप ये सब नॉन डायरेक्टिव या फिर पर्सनल ग्रोथ ये सब भूल जाइए और सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स का रिलीजिंग होता है कि आप नर्वस फील करते हो, कॉन्फिडेंट हो, तो ये क्या है, आपकी फीलिंग्स है। तो सबसे पहले आप अपनी फीलिंग्स रिलीज़ करते हो, आपको डर लगता है या आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, जो भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर आता है दैट इज़ डेवलप इंसाइट। अब आप अपनी इंसाइट यानी अपनी अंतर्दृष्टि का जो है वो विकास करते हैं, है ना। अब आपने देखा, अच्छा पैनल में 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, जेंट्स हैं। जब पहले आप थोड़ा सा डरे उसको, तो आपने अपनी इंसाइट को डेवलप किया, अपनी अंतर्दृष्टि का विकास किया कि अब आप इतने लोग बैठे हैं, किस किस तरह से आंसर करना है एंड ऑल। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज़ एक्शन। अब देखिए, जैसे ही आप रूम में एंटर होते हो आप नर्वस फील करने लगते हो, फिर आपने देख लिया यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं, मैम बैठे हैं, सर बैठे हैं। अब आप करते हो क्रिया, यानी कि अब आप बोलते हो उनसे मैम मैं आई कम इन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर। ठीक है, तो ये 3 सब आते हैं। नेक्स्ट जो आपका 4th पे आता है दैट इज इंटीग्रेशन। क्या आता है, समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन। आप क्वेश्चंस पुट अप होना शुरू हो जाएंगे और आपका आकलन वहाँ पे किया जाने लगेगा, इसको हम समाकलन कहते हैं। तो एक्शन के बाद आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे अब आपके आकलन के लिए क्वेश्चंस पुट अप होने लगेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड व्हाट, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट में आता है आपका न्यू ओरिएंटेशन आता है कि अब आप यहाँ से या तो आपकी जॉब लग जाएगी या फिर आपको वापस से मेहनत करनी होगी, ये न्यू ओरिएंटेशन होगा। तो रिलीज होंगी फीलिंग्स, डेवलप करेंगे आप इनसाइट, एक्शन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन होगा और फिर न्यू ओरिएंटेशन आएगा। तो ये रहता है आपका सीक्वेंस अनिर्देशात्मक साक्षात्कार प्रणाली का। ठीक है, व्यक्तिगत विकास के चरणों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच हैज़ पॉजिटिव रेडिएटेड फोर्सिंग और वार्मिंग इफेक्ट इन द ग्लोबल क्लाइमेट। तो पृथ्वी की जलवायु को सकारात्मक विकारणीय बल प्रदान करने अथवा गर्म होने के संबंध में कौन उत्तरदायी होता है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। देखिए, मैंने कल आपको जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कराए थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसमें आपकी कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। अर्थ से अगर हम ऊपर वाली लेयर की बात करें तो वो ट्रोपोस्फेयर होती है और उसके ऊपर वाली लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको बताया था कि ओजोन लेयर पाई जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर भी गुड और बैड ओजोन होती है। अगर आपने मेरा ओजोन वाला वीडियो, हमने ओजोन लेयर को सेपरेटली डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। तो ओजोन लेयर जो होती है हमारी, वो उसमें गुड ओजोन भी होता है, बैड ओजोन भी होता है। तो ये आपका जो है ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल का ओजोन के नाम से जानते हैं। तो वही है जो आपकी पॉजिटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग होती है और जो वार्मिंग इफेक्ट होते हैं ग्लोबल क्लाइमेट के, वो आपके ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में होते हैं। कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में, जिसको आप क्षोभ मंडल का ओजोन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, 2 trains are moving in same direction 60 km/h and 45 km/h। अब यहाँ पर आपको देखना है 2 ट्रेन्स हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं,
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है एक ट्रेन की और दूसरे की 45 किलोमीटर पर आवर की है। जो फास्टर ट्रेन है वो पास कर रही है एक जो गर्ल मतलब स्लोअर ट्रेन में बैठी हुई है उसको 15 सेकेंड्स में। तो आपको ये बताना है कि जो लेंथ है ट्रेन फास्टर ट्रेन की वो कितनी है। तो दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, एक हल्के चल रही है एक तेज़ चल रही है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो जो कम हल्के चल रही है उसमें जो एक लड़की बैठी हुई है उसको जो तेज़ चलने वाली गाड़ी है वो क्रॉस कर रही है, तो अब आपको उसको लंबाई बतानी है जो तेज़ चलने वाली गाड़ी है। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे। देखो, रेलगाड़ियों की जब आपको डायरेक्शन जो है वो सेम दिया हुआ है, यानी कि दिशा जो है वो समान है, तो हम उसको कहेंगे सापेक्ष चाल। क्या कहेंगे? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो फास्टर वाले दोनों की जो स्पीड्स दे रखी थी उनमें आप माइनस कर दोगे। 60 माइनस 45 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, यानी कि जो सापेक्ष चाल निकल के आई वो कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब ये जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको जब आप चेंज करोगे मीटर पर सेकेंड में तो ये हो जाएगी 15 × 5/18 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो तेज चाल से चलने वाली गाड़ी है उसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई आप कैसे निकालोगे? आपको यहाँ ये दे दिया, यहाँ से आपने ये निकाल लिया, तो अब आप इसको करेंगे 25/6 × 15 इज इक्वल्स टू 62.5 मीटर, यानी कि जो तेज चलने वाली गाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है? 62.5 मीटर है। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन? लास्ट क्वेश्चन है कि जो उच्च शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो जो उच्च शिक्षा होती है उसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो वहाँ सबसे पहले आपके कैरियर का डेवलपमेंट हो रहा होता है। आपके करियर का डेवलपमेंट है, आप उच्च शिक्षा लेने क्यों जा रहे हो? क्योंकि अब आपको अपना करियर बनाना है। तो पहला उद्देश्य क्या होता है? करियर डेवलपमेंट का। दूसरा, आप यहीं से अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हो। उच्च शिक्षा में ही रिसर्च वर्क करेंगे। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो कुछ रिसर्च नहीं करते, लेकिन जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप रिसर्च वर्क करते हो। ठीक है, डिसर्टेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, इट इज़ शिक्षण अभ्यास, यानी कि आप टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं। बीएड या पीटीसी जब किया होगा तो ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो टीचिंग का भी आप प्रैक्टिस करते हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो उच्च शिक्षा में जो आपकी हायर एजुकेशन है वहाँ पर जो भी स्टूडेंट होता है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोर्स किया जाता है। यानी कि अब देखिए, अब जब आप मास्टर्स में आ गए तो आपको अपना कंप्लीट डेवलपमेंट करना होगा। अब आप अपनी पर्सनालिटी को भी यहाँ पर डेवलप करेंगे। ठीक है, बचपन में अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो ऑयल डाला, छोटी छोटी चोटियाँ 2 चोटियाँ बनाई और आप स्कूल जा रहे हो, एट दैट टाइम लुकिंग सो प्रीटी। बट अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो अब आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, क्योंकि अब आप जाने वाले हो अपने वर्क की तरफ। ठीक है, अब आपका करियर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। किसी कंपनी में एज अ मैनेजर वर्क करेंगे, एज अ एग्जीक्यूटिव वर्क करेंगे, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऑल सारे एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, आपके पर्सनल हो, एंड जितने भी रहते हैं, दैट्स ऑल। सो आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।